आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। चुभती और जलती गर्मी का मौसम मतलब परेशानी का मौसम। गर्मी सिर्फ लू और सनबर्न का मौसम नहीं है। गर्मी में डायरिया, डिहाइड्रेशन, भूख न लगना, घबराहट जैसी बहुत सी परेशानियां होने का डर रहता है। तो इस सीजन में खुद को फिट रखने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर शहला नज़ीर। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शहला, जैसे आज बात करेंगे गर्मियों की। जो गर्मियां हैं वो बहुत सारी परेशानियां लेकर आती हैं। जो जाहिर सी बात है, जो पहले से बीमार हैं वो और बीमार हो जाते हैं, जो नहीं है उन कुछ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो जैसे हीट स्ट्रोक, इसका बहुत ज़्यादा इस मौसम में डर रहता है। तो अगर हम हीट स्ट्रोक यानी लू की बात करें, तो अगर ये किसी को लग जाती है लू, तो इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि किसी को लू लग गई है? बिल्कुल, एक तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि लू लगना होता क्या है या हीट स्ट्रोक होता क्या है। तो हमें हीट स्ट्रोक के लिए होता है, ये हमारे बॉडी में हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, वो हमारा फेल हो जाता है, जिसके वजह से हीट स्ट्रोक होता है। ये 3 तरह का होता है, लेकिन जो हम लोग जो बात करने के लिए आज मौजूद हैं, हीट स्ट्रोक पे बात करेंगे, लू लगना। तो इसके लिए क्या होता है कि लू लगने में हमें जो होते हैं 3 स्टेप में होता है हीट स्ट्रोक में। तो इसमें हीट सिनकोप होता है, हीट एग्जॉस्टेंस होता है और हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट स्ट्रोक जो होता है एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको हमें आसानी उसमें नहीं लेना चाहिए, इजी वे में नहीं लेना चाहिए। बहुत सीरियस पर इवन ये इट इज़ फैटल। इसके अंदर मौतें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर इसका सही वक्त पे और सही इलाज ना किया जाए, तो उससे मौतें भी होती हैं। तो हीट स्ट्रोक के हमारे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। शुरू में जो होता है हीट स्ट्रोक मेनली उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादातर बाहर जगह पे जाके काम करते हैं, गर्मी में ज़्यादा काम करें। घर में बैठे हुए लोगों को तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस नहीं है। लेकिन बाजार जो मजदूर हैं या इसी तरह के लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम्स जो होते हैं जो हीट स्ट्रोक में डेवलप होता है कि उसमें हमारे डिहाइड्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के कम से मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। मसल्स जो होते हैं हमारे, जो उसके अंदर क्रैम्प्स होने लगते हैं, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक तो ये होता है। उसके अंदर एक्सेसिव थ्रस्ट लगी, बहुत ज़्यादा। एक तो नॉर्मल प्यास सबको ही लगती है गर्मी में प्यास, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दूसरे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। वो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। फिर गिडीनेस होगा, माने चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, उल्टियाँ हो सकती हैं, नॉक्सिया वोमिटिंग यानी जी मत लाना, उल्टी आना, हेडेक, सिर में दर्द होना। और अगर इस वक्त तक उसका सही इलाज ना किया जाए तो फिर ऐसे लोगों में कन्वर्जन यानी दौरे भी पड़ सकते हैं और फिर फाइनली ये जो पेशेंट है या जो भी होगा वो कोमा में जा सकता है और फिर उसको बचाना मुश्किल होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्वेटिंग के साथ तेज़ बुखार होगा। लेकिन जब एक बार लू लग जाती है तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट साइन क्या है कि ऐसे पेशेंट को फिर पसीना आना बंद हो जाएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इनकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेन है। तो ये तो होता है कि हमको कैसे पहचानेंगे लू लगना क्या होता है। तो लू लगने में इनिशियल सिम्टम्स ये होंगे कि हेडेक होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, उल्टी आएगी, नक्सिया होगा और इसके बाद गिडीनेस और चक्कर आएंगे और फाइनली इसको कन्वर्जन हो सकते हैं। जैसे आपने इसके बहुत सारे सिम्टम्स बताए और ये भी बताया साथ में कि ये ख़तरनाक भी होता है, कई बार जो मरीज़ होता है उसकी जान भी चली जाती है। तो जो लोग हैं वो हीट स्ट्रोक को, लू को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तब देखते हैं कि कितना आंकड़ा है और कितने लोगों की इससे जान जा चुकी है, तो इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते लोग इसे? एक्चुअली वो उस चीज़ को पहचान नहीं पाते कि ये हीट स्ट्रोक है या नहीं है। या बहुत से लोगों की नॉलेज ही नहीं होती कि जो बेचारे मजदूर लोग हैं जो पूरा दिन बाहर गर्मी में काम कर रहे हैं, लेबर हैं जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हीट स्ट्रोक क्या होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से बच सकते हैं लू से। तो उनको अगर ये सारे पहले से हम थोड़ी सी नॉलेज हो उनको कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो वो इससे लू से और उसके सिम्टम से प्रिवेंट किया जा सकते हैं।
और उनको अगर ये पता चले कि लू अगर एक बार लग जाए तो उसको ट्रीटमेंट देने से भी कभी कभी मरीज को हम बचा नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना डिहाइड्रेशन हो चुका होता है और इतने कॉमन, क्योंकि डिहाइड्रेशन खाली डिहाइड्रेशन होने से नहीं होता, उसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें बहुत मुश्किल होती है ऐसे पेशेंट को बचाना। जी, जैसे ये हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, आपने सिम्टम्स भी बताया, ये भी बताया कि कितना ख़तरनाक होता है, लोग इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। तो अगर जो बहुत सारे मरीज़ों की जो मौत हो जाती है, जान चली जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? क्या बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जिसमें जान चली जाती है? क्योंकि लू लगना उतना ख़तरनाक एक लेवल पे जाकर ही होता है। नहीं, खतरनाक लू लगने में जब होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हमारा सारा स्वेटिंग जो हमारा पानी है, जिस्म का पानी, वो निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन की वजह से वो खतरनाक बन जाता है। तो अगर हम शुरू से ही उस डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करते रहें, तो ये डिहाइड्रेशन हमारे 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अच्छा। तो माइल्ड से मॉडरेट तक तो हम पेशेंट को सिर्फ ORT, मतलब जो हमारे ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसको दे के हम मरीज को बचा सकते हैं। तो ORT क्या होता है कि हमारे जो फ्लूइड है बॉडी में जो हमें चाहिए, जिसकी वजह से लू लगने की वजह से टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाते हैं स्वेटिंग के, पसीने के ज़रिए, तो हम उनको बैलेंस करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। तो ये ORT हम जो होता है ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक तो ये होता है कि हम होम मेड भी हो सकती है हमारी जी, और इसके अलावा बाज़ार में बहुत नाम से अवेलेबल है ORT, उसको हम लेते रहें। तो जो बाहर मजदूर हमारे दोपहर में पूरे दोपहर काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए एक फार्मूला है कि उनको हर 1 घंटे के बाद एक ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी भी इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कम, ये नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी चाहिए। और जो सैनिटरी वर्क कर रहे हैं लेकिन गर्मी में ही कर रहे हैं, बैठने का काम कर रहे हैं लेकिन गर्मी में है, उनको कम से कम 1/2 लीटर हर 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे, जैसे आप कह रही हैं कि इसे घर में भी बना सकते हैं। जी तो जी, घर में किस तरह से बनाया जा सकता है? घर में हमारा ORS, जिसको हम ORS जनरली कहते हैं, जो कि WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है। तो हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में हम 4 चम्मच शुगर लें और एक पिंच, एक जो चुटकी में जितना नमक आता है वो डाल के उसका घोल बना लें, वो हमारा ORS कहलाते हैं। अगर हम खाली ORS भी लेते रहेंगे तो उससे भी हम माइल्ड टू मॉडरेट जो हमारा डिहाइड्रेशन होता है उससे हम बच सकते हैं। जी, अगर किसी को लू लग गई है तो पहले तो वो घर में ही आएगा, घर वालों को पता चलेगा, बाद में अस्पताल डॉक्टर के पास जाएंगे वो। तो अगर किसी को लू लग गई है और उसकी हालत ख़राब है काफ़ी और घर पे है, तो घर पे उसको क्या इलाज दे सकते हैं, क्या किया जा सकता है जो जल्दी उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए? बिल्कुल, आपका अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि अपने पेशेंट को, जो पेशेंट है उसको हम सबसे ठंडी कूल जगह रखें। सबसे पहले हीट से बचाना है और देखें वो किस तरह के कपड़े पहना हुआ है, कपड़ों का वो लूजन कर दें या उसको एक्सपोज कर दें, टोटली एक्सपोज कर दें। ठीक है, कभी कभी लू लगने से सिनकोप हो जाता है, यानी एक तरह का मरीज बेहोशी की हालत में जाना शुरू करता है, सिनकोप जिसको कहते हैं। तो लोगों का आम ख्याल ये होता है कि हम इसको पानी पिलाएं। ऐसी कंडीशन में पानी नहीं पिलाना चाहिए। बल्कि उसको क्या होता है, क्योंकि जब भी लू लगती है उसमें टेम्परेचर हाई होता है, तो उसका हमें टेम्परेचर डाउन करना है, किसी ना किसी तरीके से टेम्परेचर डाउन करना है। टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमें क्या करते हैं, उसको एक्सपोज कर दीजिए, उसको ठंडे पानी की बर्फ़ की आइस पैक जो है वो रखना चाहिए बॉडी पे, और ख़ास तौर पे उन जगहों पे आइस पैक रखना चाहिए जैसे हमारे एक्जिला, ये बगल का हिस्सा होता है, यहाँ ग्रोइंग एरिया जो हमारे होते हैं वहाँ, इन सब जगहों पे हमें आइस पैक करें, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी हीट एवोपरेट हो जाती है। तो उससे हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, और जब पेशेंट इस काबिल हो जाए कि वो कॉन्शियस हो जाए या सिनकोप से निकले, तो हमें उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी ओरल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालना चाहिए। जी, जैसे इसमें लू लगने पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो, और हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ये तो जिसको लू लग चुकी है उसकी कंडीशन है। लेकिन जो लोग इससे बचे हुए हैं, बचना चाहते हैं लू से, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? सबसे पहले ये है कि मैं तो कहूँगी इतनी गर्मी है तो कोशिश उन्हीं लोगों को बाहर निकले जिनको एग्जैक्टली काम है, कोशिश ये करें घरों में रहें। तो जहाँ घर से निकलेंगे जो सन रेज हैं वो वैसे भी हार्मफुल होती हैं, तो उससे बचने के लिए कोशिश करें घर में ही रहें। और दूसरे क्या करें कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी मुस्तकिल पानी पीते रहें, क्योंकि पानी की कमी से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं।
तो पानी अगर पीते रहेंगे तो हमें इसका लू लगने का ख़तरा कम होगा। और इस तरह के खाने ना खाएं जो हैवी मील्स होते हैं, जिसमें फ्राइड जो होते हैं, फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, उस तरह के हम खाने नहीं खाएं। इससे क्या होता है, हमें लाइट डाइट अगर लेंगे तो जल्दी उसका डाइजेशन भी होगा और हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो इस तरह के खाने भी ना लें जिससे हमें लू लगने का लगे। फुल स्टमक ना हो, लाइट डाइट लें और इसी तरह के हम ड्रिंक्स लें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हमारा बनाए। तो इस तरह के ड्रिंक्स हैं हमारे अवेलेबल हैं। दूसरे अगर नेचुरल आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहे ना, नारियल पानी, कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड। इसमें काफ़ी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और ट्राई सोडियम साइट्रेट। उसके अंदर ग्लूकोज जो WHO के रिकमेंडेड जो फॉर्मुलेशन है उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है हमारा, पोटेशियम क्लोराइड है और ट्राई सोडियम साइट्रेट प्लस ग्लूकोज और वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें एक बैलेंस फॉर्म में मिल जाए तो हम ओरल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट गर्मी की वजह से, स्वेटिंग की वजह से हमारे निकल जाते हैं बॉडी से, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें ये सब लेना चाहिए। आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग गर्मी को देखते हुए जब घर से बाहर निकलते हैं तो वो खुले हुए कपड़े पहनते हैं, हाफ स्लीव्स पहन लेंगे, शॉर्ट्स पहन लेंगे, थोड़े लूज़ कपड़े रहें जिनमें हवा जाती रहे, इस तरह के। तो अगर हम कपड़ों की और कलर्स की बात करें या फैब्रिक की बात करें तो गर्मियों के हिसाब से हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का फैब्रिक होना चाहिए, कलर्स क्या डार्क ना पहने? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए, स्पेशली ब्लैक वगैरह होते हैं। ये क्या होता है, लाइट और डार्क कपड़े का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारे डार्क कलर होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, हमें लूज कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। और हमारे फैब्रिक्स जो होते हैं, ज़्यादा फैब्रिक्स का ताल्लुक है, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कॉटन के, गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि हमारे जो स्वेटिंग होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरे जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उसमें हमारा ये पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता और जिसकी वजह से हमारे बॉडी मॉइस्ट, मतलब बॉडी को सही तौर पे एवोपरेट नहीं हो पाता हमारा पसीना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत है, क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका कलर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकलें तो हमें अपने कपड़े ऐसे पहनना चूज़ करना चाहिए जो कि लाइट कलर हो और कॉटन के हों, ढीले ढाले हों। ये वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग खुले हुए कपड़े भी पहनते हैं गर्मियों में, तो क्या ये सही है? क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या ये सही है पहनना या ढके हुए पहने? कोशिश करना चाहिए फुल स्लीव्स या फुल जो आपके पैंट्स वगैरह हैं, फुल पैंट पहने, हाफ पैंट को अवॉइड करें। स्लीव्स भी उनके फुल होना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपोजर होगा हमारे स्किन को, क्योंकि स्किन का इफेक्ट बहुत होता है सनलाइट से। हमारी जो यूवी रेज होती हैं स्किन को बहुत होता है, स्पेशली जो ब्लैक होते हैं वो और ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे क्योंकि मेलाना बढ़ जाता है उनका, तो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे, क्योंकि स्किन से हमारा जो फ्लूइड है वो एवोपरेट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए बेटर है कि हम अपने फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स को अलाउ मतलब करें। या अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो अपने ज़ाहिर हमारा फेस हमारे बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है वैसे भी, तो हम कोशिश करें अपने फेस को कवर करें और गॉगल्स लगा के चलें ताकि हमारा आई का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो गॉगल्स भी ऐसे लगाएं जो हमारी आई का और काफ़ी एरिया हमारा कवर करे फेस का, ताकि हमें सन से प्रोटेक्शन हो। और फेस को भी हमें कवर करके निकलना चाहिए, कोशिश यही रहना चाहिए। अच्छा, जो जिन लोगों को लू लगती है तो किन लोगों को, अगर बात करें लू की, तो किन लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है लू लगने का? क्या उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या फिर कोई और बात होती है, या गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, क्योंकि ये ज़्यादा लू जो होता है छोटे बच्चों में, बुज़ुर्गों में ये कॉमन है। इन लोगों को एग्जैक्टली क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी या सहन शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में लू लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। छोटे बच्चे होते हैं उनको हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट इतनी आराम से नहीं कर पाते, तो बड़े तो समझदार होते हैं, उनको हम कह देते हैं कि आप पानी पीजिए, इतना पीजिए, इतनी देर में पीजिए, तो वो हमें उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और उस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में क्योंकि समझ नहीं होती तो वो उसको जल्दी फॉलो नहीं करते। या बहुत छोटे बच्चे हैं तो मेरे लिए मेरी बेस्ट एडवाइस है तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट,
क्योंकि उसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि एक हमें अपने बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए होते हैं। बाकी जो और इसके अलावा हम और तरह के हमारे पास न्यूट्रिएंट और हमारे इस तरह के लिक्विड्स होते हैं या जूसेस वगैरह हैं जो कि तकरीबन रिजेम्बलेंस होते हैं हमारे जो ORS होते हैं। जैसे एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, तो इसमें सोडियम पोटेशियम अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, क्योंकि हमारे ORS में भी सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की मेन रिक्वायरमेंट है जी। तो उसका हमारा बैलेंस बना रहता है इन सब चीज़ों को लेने से जी। और क्या उन लोगों को भी ज़्यादा ख़तरा रहता है जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है, दिल के मरीज़ हैं या फिर कोई डायबिटीज़ है, कुछ इस तरह की बीमारियां जिन्हें है उन्हें ज़्यादा ख़तरा होता है? बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो हमारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको पहले से बीमार हैं या ख़ासतौर पर डायबिटिक पेशेंट हैं जी, हार्ट पेशेंट हैं, तो इन सब की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और डायबिटीज़ तो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो वो तो चाहे वो, इसमें क्या होता है हमारे हीट स्ट्रोक में, जो हमारा मैकेनिज्म होता है हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, वो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, वो उसका सेंटर होता है। तो वो रेगुलेशन हमारा मैकेनिज्म जो होता है वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी इसको हीट को रेगुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जी। जैसे आपने बीच में कहा कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जितना ज़्यादा हो पाए उतना लिक्विड लें, ज़्यादा पानी पिए, लेकिन सवाल यह है कि कितना, उसकी क्वांटिटी क्या हो, कितना पानी कितने लीटर पिए, या अगर उसके अलावा कोई और लिक्विड ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, कुछ और चीज़ें ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, तो क्या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि पानी कितना पिए? देखिए, नॉर्मली जो हमें ह्यूमन बींग्स को डेली रिक्वायरमेंट है पानी की, हमारी 1 से 2.5 लीटर होना चाहिए जी। लेकिन क्योंकि अब ये गर्मी का ज़माना है तो इसमें हमें मोर देन 3 लीटर रखना चाहिए अपना। अच्छा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लेबर क्लास लोग हैं, जो बाहर बिल्डिंग बनाने में या इसी तरह के कोई काम करने में इंगेज हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए और ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि हर 1 घंटे बाद उनको 1 लीटर पानी पीना, हर 1 घंटे के बाद। हाँ। और इसके अलावा जो हम लोग जहाँ AC नहीं है लेकिन वहाँ भी वो बैठे हुए सेंट्री वर्कर हैं, उनको आधा लीटर हर 1 घंटे बाद पीना चाहिए। तो ये तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई। अब इसके अलावा एक तो नॉर्मली अगर हम पानी पी लें वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम नमक अलग से लें, हाँ, क्योंकि उस नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हमारे आम इंडियन जो हैं उनकी डाइट में इतना नमक जा चुका होता है कि उनको अलग से नमक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें उस जो हमारी डाइट है, हम डेली रूटीन में जो हम खाना खा रहे हैं, इतना नमक पहुंच जाता है कि अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली जो बाहर से आए होते हैं, जो हिल स्टेशन से आते हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है एक्यूमेटाइजेशन, कि हमारी बॉडी उसको एकोमोडेट करती है हमारे अंदर के जो सिस्टम है जी। जैसे कि लोग आमतौर पे कहते हैं AC से बाहर निकल के फिर एकदम से चेंजेस आ जाते हैं, ठंडे से गर्म या ठंडे, तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी अपने आप हमारे उसको एडजस्ट कर लेती है जी। तो इसी तरह से जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं वो अगर इस हमारे इस माहौल में आ जाएं, जैसे जहाँ गर्मी है, जहाँ वो नहीं है, तो उनको थोड़े दिन एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की मैं एडवाइस दूंगी, उनको ज़रूरत होती है। लेकिन आमतौर पे एक्स्ट्रा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमारे डाइट से इतना सॉल्ट पहुँच हमारी बॉडी को मिल जाता है जी। डॉक्टर शैला, आपसे और भी बातें करेंगे। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम हेलो परवाज़ में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला नज़ीर। डॉक्टर शहला, जैसे हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, लू की, किस तरह से उसके सिम्टम्स क्या है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, और अगर आप बाहर धूप में जा रहे हैं तो आपके कपड़े किस तरह के हों, लिक्विड कितना लें, क्या क्वांटिटी हो, इन सब के अलावा गर्मियों में खाना पीना हमारा किस तरह का हो, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं जो हमें मदद करे गर्मी से बचने में। बिल्कुल, जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो हमें ऐसे खाने खाना चाहिए जिसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो, और ऐसे फ्रूट लेना चाहिए जिसमें लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ में हमारा लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होती हैं। तो इनका कंजप्शन करने से हमारा फ्लूइड बॉडी में एक्स्ट्रा जाएगा।
पानी तो हम पिएंगे, लेकिन इसके अलावा तो उससे हमारा ये डाइट फुलनेस का भी काम करेंगे, जो हमें फीलिंग आएगी खाने की वो भी होगा, और साथ में हमें जो फ्लूइड है वो भी हमारे क्योंकि इन सब चीज़ में ज़्यादातर इसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो हमें इन सब चीज़ों से खाने से हमें ये हो जाएगा। दूसरे जहाँ तक खाने का सवाल है, तो कोशिश करिए हम ऐसे खाने खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो, क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें नॉक्सिया वॉमिटिंग जैसे जी मत लाना या उल्टी जैसी फीलिंग आती है। तो अगर हम ज़्यादा गर्मी में इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाएंगे, इन सब चीज़ें खाने से उससे हमें क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो हमें ऐसे खाने भी नहीं चाहिए, लाइट डाइट लेना चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए, दही से बनी चीज़ों का, लस्सी है, सत्तू है, ये सब चीज़ें होते हैं, हमारे कूलिंग इफेक्ट भी होता है और हमें अच्छे खासे न्यूट्रिएंट इससे मिल जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी सत्तू का, तो सत्तू ज़्यादातर हमारे चने जो होते हैं ना उससे बने होते हैं, ठीक है, तो उसका हम उसमें क्या करेंगे, उसका पाउडर होता है सत्तू जो होता है चने का बना हुआ, तो उसको हम पानी में मिला के उसमें शुगर डाल के या नमक डाल के थोड़ा सा लेंगे, तो हमारे दोनों जगह ये काम करने। तो डाइट भी हमें चली गई, क्योंकि सत्तू में चने में प्रोटीन है, प्रोटीन है, फाइबर है, तो एक तो हमारा ये काम हो गया। दूसरे हमें पानी में मिला के हम उसको पी रहे हैं और साथ में हमने उसमें थोड़ा सा शुगर डाल लिया, नमक डाल लिया, तो हमारे ORS का भी काम कर देगा। तो हमें ऐसे खाने लेना चाहिए जो हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो सके, ऐसी चीज़ होते हैं। तो ये जितने खरबूजा, तरबूज, संतरा, ये जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी हो जाए और एक एसेट हमारे डाइट का भी काम करें, फुलनेस। जैसे आपने कहा कि गर्मियों में लाइट डाइट लें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो लें, सत्तू आपने कहा कि वो ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है गर्मियों में। लेकिन हम इंडियंस जो हैं वो ऑयली फूड किसी सीज़न में नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं दिन भर में आप कुछ ना कुछ ऑयली खा ही लेते हैं। तो इस मतलब कैसे ख़ुद को मोटिवेट करें कि हम ऑयली फूड ना खाएँ, कैसे क्या समझें कि जो ऑयली फूड है हम उसको जब खाते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर और किस तरह से नुकसान हमें पहुंचाता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने पूछा कि ऑयली फूड का क्या नुकसान है, सबसे पहले नुकसान ये है कि हम अपनी डाइट में हमारे साथ जो हम इंडियन लेते हैं डाइट, उसमें ज़्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं और प्रोटीन्स बहुत कम लेते हैं हम इंडियन, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट का हिस्सा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेशन होता है, सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन का होता है और सबसे लेट हमारा फैट का होता है। तो अगर हम ज़्यादा फैटी मील्स लेंगे तो हमें एक तो डाइजेशन में देर लगेगी, तो वो देर में डाइजेस्ट होंगे। दूसरे के डेफिनेटली ज़्यादा हाई फैट डाइट लेने के बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले हमारी ओबेसिटी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे जो ओबेसिटी होगी डेफिनेटली हमारे ब्लड में जो हमारे कई तरह के फैट होते हैं उसको बढ़ाएंगे। जब हमारा फैट ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारे डिफरेंट टाइप के फैट होते हैं, ये बढ़ जाएंगे तो हमारे ऐसे कंडीशन में हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि फैट जो होता है डायरेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा कि ये जो होता है हमारी जो आर्टरीज होती है उनमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं फैट, ठीक है, और फिर ये क्या होता है उन आर्टरीज को, वेसल्स को हमारे क्या होता है वो नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से फाइनली हार्ट क्या नाम है कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फैट तो हर हाल में हमें अपने आप पे ही कंट्रोल करके रखना है कि हमें फैट कम से कम लेना है, क्योंकि फैट के फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि कुछ लोग क्या होता है स्ट्रिक्टली डाइट पे चले जाता है कि आजकल मैं डाइट पे हूँ, ये फैशन सा बन गया है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर हम स्ट्रिक्टली फैट फ्री डाइट लेंगे तो हमारे जो कुछ विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल होकर हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कमी हो जाएगी जी। तो अगर हम स्ट्रिक्टली डाइट करेंगे तो हमारे क्या हो गया उन स्पेशल जो विटामिन है फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K है ना, ये सारे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर हम फैट नहीं लेंगे तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर हमें इन सारी जो विटामिन्स की जो सभी विटामिन्स की ज़रूरत होती है इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो बहुत सारी बीमारी हमें आ घेरेंगी। तो इसलिए फैट का कम लेना है, लेकिन कोशिश करें कम लें, और स्ट्रिक्टली ये भी नहीं होना चाहिए कि हम फैट फ्री डाइट लें, उसके भी नुकसान हैं।
जी, अच्छा, अक्सर लोग गर्मियों में गलती क्या करते हैं कि वो अगर घर से बाहर हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, उन्हें पसीना आ रहा है, तो वो घर जाते हैं फ़ौरन या तो ठंडा पानी पी लेते हैं, मुँह धो लेते हैं या नहाने चले जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डालता है? क्या ये सही है या फिर कुछ देर वेट करें, पसीना सूखने दें, उसके बाद ये सब काम करें? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे अगर हम गर्मी से बाहर से आते हैं, पसीने में शराबोर होते हैं, भीगे होते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उसी वक्त नहाना नहीं चाहिए या बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैं कभी-कभी वैज़ोवगल अटैक हो जाता है, जैसे हमने बहुत गर्मी है, आती बहुत ठंडा ज़्यादा पानी पी लिया, अक्सर लोगों को शिकायत होती है, उनको हेडेक हो जाता है। जी, हाँ। तो उसका कॉज़ भी ये होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें आते ही नहीं नहाना चाहिए। इसके में होता है आपका पसीना सूख जाए, आपके बॉडी जो होता है, पसीने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो उस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके या बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हमें नहाने का या जो भी करना है उस करना है। कोशिश करें कि जब तक पसीना है, तेज़ पसीना आया हुआ है, उस वक्त तक हमने थोड़ा देर वेट करके जब हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उस वक्त हम फिर नहाएं। जी। क्या ये भी कोशिश करें कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ख़ासकर इस मौसम में, तो आप थोड़ा पानी पी लें, पानी ज़्यादा पी लें और फिर घर से बाहर निकलें, तो वो कहीं न कहीं हेल्प करता है गर्मी से बचने में? हाँ, नहीं बिल्कुल करेगा, थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप अगर अच्छे से हाइड्रेटेड होंगे तो आपके बॉडी में जो बाहर स्वेटिंग तो होगी, आप जब बाहर निकलेंगे गर्मी में स्वेटिंग होगी, लेकिन अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पानी लिया हुआ होगा तो वो उसको कंपनसेट करेगा। लेकिन कोशिश करेगा आप जब भी बाहर घर से निकलें, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि अपने साथ पानी ज़रूर बाहर लेके निकलें, ताकि अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखेंगे, पानी पी सकेंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, तो आप डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपना पानी लेके चलें और कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ सन रेज ज़्यादा डायरेक्ट पड़ रही हैं। अपनी कूल और ठंडी जगहों पे ही विज़िट करें और सबसे अच्छा है घरों से ना निकले इतनी गर्मी में। जी, डॉक्टर शैला, उम्मीद करते हैं कि आपकी बताई हुई टिप्स से हमारे व्यूअर्स ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आप यहाँ पर आईं, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।